बहुत बहुत ही स्वागत है। आज का हमारा नया टॉपिक है हेरिडिटी दोस्तों। जैसे कि आपने कमेंट बॉक्स में कहा कि सर आनुवंशिकता पर कोई टॉपिक बना दीजिए, तो चलिए ठीक है, हम आपके लिए लेके आए हैं आनुवंशिकता। आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो आनुवंशिकता है। ध्यान दीजिएगा, ये आनुवंशिकी जो है इसी की वजह से तो आप जाने जाते हैं कि आप फलानवा के लड़के हैं। तो चलिए आनुवंशिकता के बारे में हम स्टडी करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने चाहने वालों को शेयर कर दीजिए और फटाफट सेशन में आके लग जाइए दोस्त, मेहनत कीजिए मेरे साथ। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपका आज का टॉपिक है आनुवंशिकी। आनुवंशिकी दोस्तों जानते होंगे, जब भी आनुवंशिकता शब्द का प्रयोग आता है तो आप समझ जाते होंगे कि कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। वंशागत जिसे कहते हैं, वंशागत ही आनुवंशिकी है दोस्तों। मतलब ऐसी पीढ़ियां जो अपने माता पिता से बेटे में आ जाएं, फिर उसके बाद उनके बेटे में आ जाए, फिर उनके बेटे में आ जाए। मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो चलते रहते हैं। जैसे किसी के माता पिता नाटे नाटे हैं तो उनका लड़का भी नाटा होगा, किसी के माता पिता बहुत लंबे हैं तो उनका लड़का भी लंबा होगा। कहने का मतलब ये है कि कोई भी जीव हो दोस्तों, चाहे वो पादप हो या जंतु हो। पादपों में आप देखेंगे कि मटर के पौधे से मटर ही उत्पन्न होगा, मटर के बीज से मटर ही उत्पन्न होगा। या निबोली है, निबोली से नीम उत्पन्न होगा। या आम की गुठली से आम ही उत्पन्न होगा दोस्तों। कभी ऐसा नहीं कि आम की गुठली से कटहल उत्पन्न हो जाए। तो वो जो कहीं ना कहीं आप ये जानते होंगे कि कुछ लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी जा रही हैं, तो उसका मतलब कुछ ऐसे पदार्थ भी होते होंगे जो उन लक्षणों का वाहक हैं, जो आनुवंशिक लक्षणों का वाहक है दोस्तों। प्रारंभ में तो ये पता चला कि डीएनए इनका वाहक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, लेकिन धीरे धीरे बाद में ये पता चला कि जेनेटिक्स हैं। तो चलिए हम धीरे धीरे बारी बारी से स्टडी करते हैं। जब भी जानिए कि आनुवंशिकी का जब भी नाम आएगा, जिक्र आएगा, तो ग्रेगर जॉन मेंडल साहब का जरूर नाम आएगा, क्योंकि वो आनुवंशिकी के जनक हैं, द फादर ऑफ जेनेटिक्स, ग्रेगर जॉन मेंडल। ध्यान दीजिएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या किया था, उन्होंने बागानी मटर पे क्रॉस पॉलिनेशन करा के उस पर कुछ उनके लक्षणों पर अध्ययन किया और लगभग लगातार 8 वर्षों के बाद उन्होंने एक नियम दिया जिसे मेंडल का आनुवंशिकता नियम या प्रभाविता का नियम दिया। कई नियम उन्होंने दिया, लेकिन उसमें से सबसे फेमस प्रभाविता का नियम है। तो चलिए बारी बारी से स्टडी करते हैं। आपको कुछ समझ में आएगा कि आनुवंशिकी मतलब क्या। आनुवंशिकी का मतलब ये होता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हमें जीवों के पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचने वाले लक्षणों का अध्ययन करना होता है। यानी कि जो जेनेटिक्स लक्षण होते हैं, आनुवंशिक लक्षण होते हैं, उनका हम अध्ययन आनुवंशिकी के अंतर्गत करते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, इसके जनक जो हैं ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे वो ऑस्ट्रिया के थे। ऑस्ट्रिया एक देश है दोस्तों, उसकी राजधानी वियना है। ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के थे। वो किसान परिवार में पैदा हुए थे। माध्यमिक शिक्षा पढ़ने के बाद उन्होंने ब्रून शहर के एक चर्च में पादरी का काम कर लिया दोस्तों। पादरी जानते होंगे, चर्च में जो फादर होते हैं, ओ माई गॉड वाले ऐसे जो फादर होते हैं, वो पादरी का काम कर लिए और अपने अवकाश के समय में ही वो मटर पर अपना प्रयोग किया करते थे। और वहाँ से वो फिर बाद में वियना विश्वविद्यालय गए, जहाँ से उन्होंने अपना विज्ञान और मैथमेटिक्स से ग्रेजुएशन किया। तो चलिए टॉपिक को बहुत छोटा ही बनाते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए दोस्तों। आनुवंशिकी का मतलब कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। ये आनुवंशिकी पदार्थ अभी तक तो डीएनए है दोस्तों। ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने क्या किया था, ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों को चुना। कौन सी मटर? बागानी मटर। अब आप ये सोच सकते हैं कि उन्होंने बागानी मटर क्यों चुना। बागानी मटर उन्होंने इसलिए चुना क्योंकि ये जो मटर का जीवन काल है ओनली ऑन 4 मंथ है, 4 महीने में, यानी कि 1 वर्ष में इसका 3 चक्र यानी कि 3 पीढ़ी देख सकते हैं आप। अगर मान लो वो ह्यूमन पे करते हैं, मनुष्य पे अपना आनुवंशिका का प्रयोग किए होते, तो 1 चक्र पूरे होने में अगर एक बच्चा है तो फिर बच्चा पैदा करने लायक कब होगा? लगभग 20 से 25 साल। उसका एक पीढ़ी 20 से 25 साल लग जाएगा, दूसरी पीढ़ी फिर 20 से 25 साल 50 साल लग जाएगी। इस प्रकार से 3 पीढ़ी में वो स्टडी करते करते मेंडल साहब तो यहाँ से चले गए होते। इसलिए उन्होंने क्या किया, मटर के पौधे का चुनाव किया, बागानी मटर के पौधे का चुनाव किया। और अपना ग्रेजुएशन पूरा करने के साथ साथ उन्होंने चर्च में फादर का भी भूमिका निभाया। उसके अतिरिक्त अवकाश के टाइम में वहीं चर्च के ही बाग में मटर के पौधे पर उन्होंने अपना
प्रयोग किया और लगभग लगातार 8 वर्षों के बाद उन्होंने अपना आनुवांशिकता का नियम दिया, जिसमें से एक फेमस नियम है प्रभाविता का नियम दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे कि मेंडल साहब ने मटर का पौधा ही क्यों लिया। मटर का पौधा इसलिए लिया दोस्तों क्योंकि उसका जीवन काल ओनली 4 मंथ ही है, अर्थात इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक वर्ष में उसके 3 पीढ़ी को देखा जा सकता है। जबकि अगर हाथी भी कर लेते प्रयोग 120-150 साल तक, तो एक ही चक्र, एक ही पीढ़ी का अध्ययन करते करते मेंडल साहब तो चले गए होते। इसलिए मेंडल साहब ने क्या किया, मटर के पौधे पर ही प्रयोग किया था। ये कारण है आपको दोस्तों। चलिए आनुवांशिकी में कुछ स्टार्टिंग करते हैं। सबसे जरूरी चीज़ है ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में, आनुवांशिकी के जनक। आनुवांशिकी के जनक दोस्तों ध्यान देखेंगे, आनुवंशिकी के जनक, आनुवंशिकी के जो जनक हैं ये ग्रेगर जॉन मेंडल साहब हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल, इनका जन्म 1822 ईस्वी में लगभग हुआ था, ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में। कहानी तो आपको पता ही है। इन्होंने मटर के पौधे पर जब प्रयोग किया तो इन्होंने टोटल 7 प्रजातियों के मटर के पौधे लिए। ध्यान दीजिएगा कितनी प्रजाति थी, 7 प्रजाति थे। और एक प्रजाति के कितने पौधे लिए, 2 पौधे। क्यों 2 पौधे लिए? अगर एक टाइप्स के गुण वो देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि वो लंबा पेड़ लेते हैं तो लंबे के साथ एक नाटा होगा, तभी तो क्रॉस पॉलिनेशन करवा पाएंगे। इसलिए उन्होंने 7 प्रकार की मटर के पौधे लिए, 7 प्रजाति की। 7 प्रजाति का मतलब कैसे आप समझ सकते हैं, जैसे मान लो एक लंबा पौधा ले लिया तो उसके साथ एक बौना पौधा ले लिए। मान लीजिए एक नीली पुष्प वाला पौधा ले लिया तो उसके साथ एक लाल पुष्प वाला पौधा ले लिए। मान लीजिए मोटे तने वाला कोई पौधा ले लिए तो उसके साथ पतले तने वाला पौधा ले लिए। मान लीजिए कोई गोल बीज वाला, पूर्णतः गोल बीज वाला मटर ले लिए, इसके अतिरिक्त थोड़ा सा चपटा वाला मटर का बीज ले लिए। तो इस प्रकार से उन्होंने 7 प्रजातियों के मटर के पौधे पर स्टडी किया और एक प्रजाति के 2 पौधे लेने ही पड़ेंगे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले एक लंबा और एक बौना पौधा लिया। ध्यान दीजिएगा कैपिटल टी जो है ये मटर का, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, ये मटर के क्रोमोसोम से समझ लीजिए। क्रोमोसोम्स में आप ये ध्यान रखेंगे कि कैपिटल टी वाला लंबे पौधा है और स्मॉल टी वाला छोटा या बौना पौधा है। इसके बाद इन्होंने क्या किया, क्रॉस पॉलिनेशन करवा दिया। पर परागण आप जानते होंगे जो किसी अन्य वाहक के द्वारा हो, तो इन्होंने अपने ही हाथ से पर परागण करवा दिया। पर परागण करने के बाद इन्होंने देखा कि कितनी संभावनाएं बन रही हैं। यदि एक लंबा पौधा और एक बौना पौधा आपस में क्रॉस पॉलिनेशन करवा रहे हैं तो कितनी संभावनाएं बन सकती हैं। चलिए आइए देखते हैं संभावनाएं कितनी बन सकती हैं। सबसे पहले आप देखेंगे एक बॉक्स बनाएंगे। आप ध्यान दीजिएगा कि ग्रेगर जॉन मेंडल साहब जो थे वो जीव वैज्ञानिक होने के साथ साथ बहुत बड़े मैथमेटिशियन भी थे, मैथमेटिक्स थे, गणितज्ञ भी होते, मतलब उनकी गणित भी ठीक ठाक थी, ऐसा आप कह सकते हैं। ये आपका हो गया कैपिटल टी लंबा पौधा, ये आपका हो गया स्मॉल टी। चलिए आगे देखते हैं। फिर यहाँ एक कैपिटल टी हो गया और एक स्मॉल टी हो गया। तो इस प्रकार से जब एक लंबा पौधा और एक बौना पौधा क्रॉस पॉलिनेशन करवाए गए हैं, देखो कितनी संभावनाएं बन सकती हैं। पहले तो ये दोनों टी हो जाएंगे, पहले कंडीशन में ये दोनों टी हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। दूसरी कंडीशन में कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएंगे। फिर यहाँ आपका कैपिटल टी और स्मॉल टी हो जाएगा, फिर दोनों टी और टी हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर लंबे पौधे और बौने पौधे का क्रॉस पॉलिनेशन करवाया जाएगा तो मुख्यतः 4 प्रकार की अवस्थाएं उत्पन्न हो सकती हैं। पहला टी टी, अर्थात जब दोनों कैपिटल टी हैं तो इसे कहेंगे शुद्ध लंबा। शुद्ध लंबा स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, शुद्ध लंबा। ये टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के लिए, 10th वालों के लिए भी और 10+2 वालों के लिए भी। ये टी यदि बड़े हैं, दोनों बड़का टी है तो समझ जाएंगे शुद्ध लंबा है। और ये एक बड़ा टी और एक छोटा टी तो ये है अशुद्ध लंबा। इसे आप क्या समझेंगे, अशुद्ध लंबा। लंबा तो वही है लेकिन अशुद्ध लंबा है दोस्तों। चलिए ये भी अशुद्ध लंबा हो जाएगा, ये भी अशुद्ध लंबा हो जाएगा और ये हो जाएगा शुद्ध बौना, ये हो जाएगा शुद्ध बौना। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये आनुवांशिकी के जनक मेंडल साहब, कौन है, मेंडल।
ग्रेगर जॉन मेंडल कहाँ के निवासी थे? ऑस्ट्रिया के शहर ब्रून के। शुरू में उन्होंने क्या किया था? चर्च में पादरी थे और अवकाश टाइम में क्या करते थे? अपने अवकाश मतलब छुट्टी के टाइम में मटर के पौधे पर ये प्रयोग करते थे। कैसी मटर लिए? बागानी मटर लिए। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन सी मटर पर इन्हें प्रयोग किया? बागानी मटर या मीठी मटर आप कह सकते हैं। मुछिया मटर बहुत लोग कहते हैं गांव देहात में यार, छोटे छोटे होते हैं, बड़ी बड़ी छीमी होती है उसकी। तो ये बागानी मटर पे इन्होंने प्रयोग किया। प्रयोग इन्होंने सबसे पहले एक एक पौधे का क्रॉस पॉलिनेशन करवाया, बाद में इन्होंने चार चार पौधे का क्रॉस पॉलिनेशन करवाया था। फिलहाल निष्कर्ष एक ही निकला था, लेकिन ये है कि अभी आप सिंगल क्रॉस पॉलिनेशन देख रहे हैं कि जब एक बड़ा पौधा और एक बौना पौधा यानी कि एक लंबा एक बौने का जब क्रॉस पॉलिनेशन करवाया गया तो ये चार प्रकार के आपके अवस्थाएं हुई। अवस्थाओं का मतलब कि यदि दोनों टी है तो शुद्ध लंबा हो गया, अशुद्ध लंबा हो गया, ये भी अशुद्ध लंबा और ये शुद्ध बौना। अब आप ये कह सकते हैं अगर कोई हमारे यहाँ तक कान तक मान लीजिए कोई है तो हम उसे बौना थोड़े ही ना कह सकते हैं। बौना तो हम उसे कहेंगे जब बहुत छोटा हो हमसे ना, तो अर्थात ये तीन तो लंबे हो जाएंगे, यही शुद्ध बौना होगा। तो इस प्रकार अध्ययन करते हुए ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने क्या किया? इन प्रकार के पादपों को दो भागों में बांटा, फिनोटाइप जीनोटाइप। फिनोटाइप जीनोटाइप क्या होता है? कहने का मतलब जो दो भाग बांटे गए थे मेंडल साहब के द्वारा, फर्स्ट क्रॉस पॉलिनेशन के बाद पहला है फिनोटाइप। फिनोटाइप दोस्तों, फिनोटाइप में इन्होंने बताया कि जो शारीरिक या भौतिकी रूप से फिजिकली, फिनोटाइप का मतलब फिजिकली टाइप, जो मतलब कि भौतिकी गुणों के आधार पर हम देखकर बता दें कि लंबा है, बौना है। बात समझ में आ रही है? तो ये फिनोटाइप है। और जीनोटाइप दूसरा होता है। जीनोटाइप का मतलब जो जीन के आधार पर देखा जा सके, जीन के आधार पर देखा जा सके कि कौन सा लंबा जीन है और कौन सा बौना जीन है। तो कुल मिलाजुलाकर इन्होंने ये बताया था फर्स्ट क्रॉस पॉलिनेशन के आधार पर ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने कि जो जीन या जो क्रोमोसोम ज़्यादा स्ट्रांग होता है वो कमज़ोर वाले को दबा देता है। इसे ही तो कहते हैं प्रभाविता का नियम। ग्रेगर जॉन मेंडल का यही प्रभाविता का नियम है, वो आज ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिए कैपिटल टी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी। तो लंबा वाला क्रोमोसोम क्या किया? छोटे वाले को या वीक क्रोमोसोम्स को दबा दिया, उसका प्रभाव खाली एक ही बार है और बाकी ये तीनों समझ जाइए लंबे हैं। तो फिनोटाइप में उन्होंने जो अपना आधार दिया, उन्होंने बताया कि जो फिजिकली हम देख के बता सकते हैं उसमें बौने पौधों की संख्या कितनी है? 1, और लंबे पौधों की संख्या कितनी है? 3। ध्यान दीजिएगा, बौने पौधों की संख्या 1 और लंबे पौधों की संख्या 3। ये शुद्ध लंबा है, लेकिन ये दोनों अशुद्ध लंबे भले हैं लेकिन लंबे हैं ना। अब हमने बताया कोई मेरे कान तक है तो उसे हम बौना थोड़ी ना कह सकते हैं, बस हमसे थोड़ा छोटा लगभग में है ना बराबर, तो इसीलिए उसे आप बौना नहीं कहेंगे। तो ये आप कहोगे आप बौनों की संख्या 1 और लंबे की संख्या 3। जीनोटाइप मतलब जीन के आधार पर, उसमें से अगर जीन निकाल लिए जाए, जो मतलब कि जीवन की सबसे छोटी जीवित इकाई जो होगी, जैव इकाई, उसे जीन कहते हैं। और जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई तो सेल है, आप जानते ही होंगे, रॉबर्ट हुक वाला सेल। ये फेनोटाइप हो गया 1:3 यानी कि बौने की संख्या 1 और लंबे की संख्या 3। उसके बाद अगर हम जीनोटाइप में देखें, जीन के आधार पर देखेंगे तो शुद्ध लंबा यानी कि जीन ऐसा मतलब कि डबल जीन, देखिए यहाँ बड़ा टी वाला 2 ही जीन है, मतलब 2 जीन का एक ही है ना, डबल टी वाला 1 हो गया। अब देखिए एक कैपिटल एक स्मॉल टी वाले कितने जीन हैं? 2 जीन हो गए। और शुद्ध बौने वाला 1 हो गया। तो ये जीनों के आधार पर इनका हो गया अनुपात। किनका? पौधों का। किस प्रकार के पौधों का? जो इन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन करवाया था फर्स्ट बार में। इन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन तो एक बार और करवाया 4 पादपों का। फिलहाल फर्स्ट वाला ही आप पढ़िए क्योंकि प्रभाविता का नियम ही वही मेन है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने कुल कितने पादप लिए? मटर के कुल कितने पौधे लिए? 7 नहीं 14। कितने? 14। कैसे? एक प्रकार के 2 पौधे और इन्होंने लिया 7 प्रजाति के पौधे। कितने प्रजाति के? 7 प्रजाति के पौधे लिए थे। किस किस प्रकार से आप जानते ही हैं, एक लंबा पौधा उसके साथ एक बौना, एक मोटे तने वाला उसके साथ एक पतले तने वाला, एक नीला फूल वाला और एक लाल फूल वाला। तो इसी प्रकार से 7 को जोड़ा इन्होंने बनाया और कुल मिला जुला के 14 पादपों पर इन्होंने अपना स्टडी किया लैब में।
तो चलिए, इन्होंने बता दिया आनुवंशिकी के ये जो जनक हैं मेंडल साहब हैं, बागानी मटर के पौधे लिए। उसके बाद इन्होंने जो क्रॉस पॉलिनेशन करवाया, कैपिटल टी टी हो गया, टी मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये कैपिटल टी स्मॉल टी और दोनों स्मॉल टी। कहने का मतलब कि फर्स्ट में शुद्ध लंबा, सेकंड में अशुद्ध लंबा, थर्ड में अशुद्ध लंबा और फोर्थ वाली कंडीशन जो है ये शुद्ध होने की है। तो इस प्रकार से आपका ग्रेगर जॉन मेंडल का प्रयोग हो गया। आपने देखा, कुछ समझ में आया होगा। मटर के ही पौधे क्यों लिए इन्होंने? क्योंकि उसका जीवन काल 4 ही महीने था, एक वर्ष में उसकी 3 पीढ़ी देखी जा सकती है। हाथी का ले लिए होते तो अपने पूरे जीवन में एक पीढ़ी नहीं देख पाते, 120, 150, 180 साल तक हाथी जी जाते हैं, तो दिक्कत हो जाएगी दोस्तों। चलिए अब आगे हम देखते हैं जीव विकास। इसी से संबंधित आपका है आनुवंशिकी से जीव विकास। जीव विकास देखते हैं दोस्तों। आनुवंशिकी में जीव विकास मतलब आनुवंशिकता के आधार पर जीव विकास किस प्रकार का हुआ। जीव विकास में फर्स्ट आपके वैज्ञानिक आते हैं लैमार्क। लैमार्कवाद आप पढ़े होंगे, एक बार फिर से हम रिवीजन कर दे रहे हैं आज। लैमार्क ने क्या किया, इन्होंने एक सिद्धांत दिया फिलॉसफिक जूलॉजिका। कहने का मतलब फिलॉसफिक जूलॉजिका का मतलब कि जीव विज्ञान के क्षेत्र में दार्शनिक कार्य करना, जो संभव तो वैसे भी नहीं है, क्योंकि विज्ञान को प्रयोगों द्वारा सिद्ध चाहिए, कोई दार्शनिक या कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं चाहिए दोस्तों। फिलहाल यहाँ देखते हैं कि लैमार्क साहब ने फिलॉसफिक जूलॉजिका का जो सिद्धांत दिया, इसका मतलब उपार्जित अंग का सिद्धांत। उपार्जित अंग दोस्तों ध्यान देंगे, उपार्जित अंग का तात्पर्य होता है दोस्तों कि लैमार्क साहब ने सिंपल शब्दों में कहा कि कोई भी जीव अगर इस पीढ़ी में अपने जिस अंग का प्रयोग ज़्यादा करेगी, वो अगली पीढ़ी में वो अंग ज़्यादा विकसित होगा। और यदि कोई भी जीव अपने किसी अंग का प्रयोग नहीं करता है तो आने वाली पीढ़ी में धीरे धीरे वो अंग गायब हो जाएंगे। ऐसा किसने बताया? ऐसा लैमार्क साहब ने बताया। किसमें बताया? फिलॉसफिक जूलॉजिका के अंतर्गत, अर्थात उपार्जित अंग का सिद्धांत। इन्होंने बताया कि जिराफ की गर्दन लंबी क्यों होती है। तो इनका फंडा ये था कि जिराफ जो थे वो लगभग जंगलों या मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाने के कारण वो ऊपर के जो पादप होते हैं, अर्थात पेड़ों की टहनियों को नोच नोच के खाते थे। यानी कि पादप जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं उनके पत्तों को वो खाते थे। इसलिए धीरे धीरे उनके आने वाली पीढ़ी में हल्का सा गर्दन बड़ा हो गया, फिर अगले आने वाली पीढ़ी में फिर और बड़ा हो गया, आने वाली अगली पीढ़ी में फिर और बड़ा हो गया। इसी प्रकार से लगभग 1000-2000 सालों के बाद जिराफ की गर्दन लंबी हो गई। कब से? पहले तो गधे जैसी थी, पहले हिरन जैसी थी, पहले बकरी जैसी थी, सिंपल गाय। लैमार्क साहब ने बताया कि पहले जिराफ की गर्दन एकदम बकरी जैसी थी। बाद में धीरे धीरे जब वो वृक्षों को नोच नोच के खाने लगे, उसकी टहनियों को एड़ी उठा उठा के खाने लगे, गर्दन उठा उठा के, तो धीरे धीरे उनके आने वाली पीढ़ी में गर्दन का विकास होने लगा। और गर्दन का विकास होते 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 जिराफ की गर्दन लंबी हो गई, लगभग 1000-2000 साल बाद, या और भी आप कह सकते हैं। और एक चीज़ इन्होंने बताया था, सबसे बेहतरीन चीज़ लैमार्क साहब ने बताया कि जिराफ की गर्दन लंबी, इस पर दिया, इस पर पहला नियम दिया। फिर उन्होंने बताया कि सांपों के पहले पैर होते थे, सांपों के पैर के बारे में उन्होंने बताया, जो सबसे अद्भुत ज्ञान है दोस्तों। लैमार्क साहब ने बताया कि बहुत समय पहले सांपों के पैर हुआ करते थे। अब वो जब झाड़ियों में चलते थे सांप, तो उनके पैर फंस जाते थे, और पैर जब फंस जाते थे तो कुछ टूट जाते थे। इसलिए धीरे धीरे सांपों ने अपने पैर का प्रयोग कम करने लगे, और अपने पैर का जब प्रयोग कम करने लगे तो उनके आने वाली पीढ़ी में पहले तो पैर छोटे उत्पन्न हुए, फिर अगली पीढ़ी में और छोटे उत्पन्न हुए। इसी प्रकार से धीरे 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 सांपों के पैर गायब हो गए, लगभग कई हजारों वर्ष बाद। ऐसा लैमार्क साहब ने बताया। किसके अंतर्गत? फिलॉसफिक जूलॉजिका के अंतर्गत। इन्होंने बताया
कि कोई भी जीव अपने जिस अंग का यूज ज़्यादा करेगा, आने वाली पीढ़ी में उस अंग का विकास ज़्यादा होगा सॉरी, और जिस अंग का वो यूज कम करेंगे, प्रयोग कम करेंगे, आने वाली पीढ़ी में धीरे धीरे वो अंग छोटे होते जाएंगे और गायब हो जाएंगे। ये था लैमार्कवाद। लैमार्क ने बताया कि जिराफ की गर्दन लंबी क्यों है। तो कुछ लोग तो प्रारंभ में इससे सहमत हो गए और लैमार्क साहब को जीव विज्ञान का बहुत बड़ा वैज्ञानिक बना दिए कि वाह तो बहुत बढ़िया बात बता दिए, जिस अंग का ज़्यादा यूज करोगे सच में वो बड़ा हो जाएगा। तो एक और वैज्ञानिक थे विजमैन, विजमैन नाम के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा ही क्या बता दिए तुम, अरे भाई किसी अंग का आप यूज ज़्यादा करेंगे तो अगले पीढ़ी में बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर और बड़ा हो जाएगा। इस प्रकार से तो जौन बीम मार रहा है उसके लड़के का हाथ तो घुटने तक हो जाएगा, अजान बाहु हो जाएगा। कुछ रेसलर हैं जो दौड़ ही रहे हैं, उनके लड़के का पैर तो बहुत बड़ा हो जाएगा। जो भारोत्तोलन उठा रही है मीराबाई चांद, उनका लड़का तो और छोटा हो जाएगा, वजन की वजह से दब जाएगा उसी में। तो कहने का मतलब ये है कि विजमैन ने क्या किया, विजमैन ने इनके नियम को शुद्ध करने के लिए या इनके नियम को जांच करने के लिए, परखने के लिए कि इनका नियम कितना सही है, शक तो विजमैन को था ही। इसने क्या किया, इसने एक चूहा लिया, चूहा जानते हो मुंह से यार, सिंपल है। चूहे को लिए और उसके पूंछ को काट दिया हचाक से। उसके पूंछ को जब काट दिए फिर छोड़ दिए अपने पिंजड़े में, लैब वाले में। फिर धीरे धीरे जब उसने रिप्रोडक्शन किया तो पता चला उसका जो मतलब चूहे का बच्चा हुआ उसके भी पूंछ था, तो उसका भी पूंछ काट दिए और फिर उसको पिंजड़े में छोड़ दिए। धीरे धीरे उसका फिर एक जो अगला बच्चा आया, तीसरी पीढ़ी वाला, तो उसको भी पूंछ था, उसका भी पूंछ हचाक से काट दिए। इसी प्रकार से काटते 21 प्रयोग कर डाले, मतलब 21 चूहों के पूंछ काट दिए। 21 पीढ़ी के चूहों के पूंछ काट दिए। कौन? विजमैन साहब। क्योंकि विजमैन को लैमार्कवाद पर शक था। विजमैन ने जब 21 पीढ़ी के चूहों के पूंछ बारी बारी से काट दिए और 22वां चूहा भी जब पैदा हुआ ना तो उसकी पूंछ थी, तब विजमैन साहब ने कहा क्या लैमार्क साहब, ये तो आप गलत नियम बता दिए। अब यहाँ देखिए, ये 22वां चूहा जो इसके पूरे खानदान को 21 पीढ़ी तक पता ही नहीं कि पूंछ क्या होता है, बिना पूंछ के लोग अपना जीवन बिताए हैं। हम तो बचपने से इनका पूंछ हचाक से काट दिया करते थे। 21 पीढ़ी, इनकी 21 पीढ़ी पूंछ देखी इन्हें कि पूंछ क्या होता है। उसके बाद भी जो ये 22वां चूहा आया, इसके पास पूंछ है। इसका मतलब जो लैमार्कवाद है वो पूरी तरह गलत है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि जिससे आप कोई भी जीव अपने जिस अंग का ज़्यादा यूज करेगा अगली पीढ़ी में वो ज़्यादा विकसित होगा, ये गलत है लैमार्कवाद। जीन ने क्या किया, जीन ने कहा कि ऐसे ही आप सोच सकते हैं। जीन ने तो बता ही दिया कि लैमार्कवाद गलत है। इसके साथ साथ इंडिया वाले ने भी कह दिया कि भाई लैमार्कवाद गलत है। मोटी मोटा आप जानते हैं, आज से करोड़ों वर्ष पहले, त्रेता युग में, श्री रामचंद्र के युग में, द्वापर युग में, यहाँ तक अशोक के युग में, मौर्य काल में, चाणक्य के समय में, अकबर के समय में, बहुत करोड़ों वर्ष पहले ही अपने जो भारतीय परंपरा संस्कृति के लोग हैं, औरतें अपने कान छेदाते आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। हर कोई बचपन में से लड़की छोटी सी हुई बस का कान नाक दोनों छेदा देते हैं, और कान नाक छेदा देने के बाद उसके बाद वो पता नहीं धागों का क्या पहन लेती हैं, नीम का वो सींक डाल देते हैं। धीरे धीरे वो सोना पहनते हैं। अब तो घर वाले तो छेदा दिए हैं, पहनाना तो उसके ससुराल वाले को है ना, जाके झेलो सोना चांदी तुम ही पहनाओ। तो फिलहाल ये हुआ। अब आप देख सकते हैं करोड़ों वर्ष पहले भारतीय महिलाएं जो परंपरा थी वो कान और नाक छेदाते हुए आती हैं। अब बताइए आप में से कितने लड़कियों का कान और नाक छेदा हुआ पैदा हुए थे? कोई ऐसी लड़की हुई पैदा जिसका कान और नाक छेदा हुआ था? नहीं ना। तो लैमार्कवाद के हिसाब से तो ऐसा होना था, लैमार्कवाद के हिसाब से तो ऐसा होना था, क्योंकि करोड़ों वर्ष पहले, करोड़ों वर्ष से ही भारतीय परंपरा के अनुसार लड़कियों के नाक और कान छेदे जा रहे हैं। इस हिसाब से तो अब नाक और कान छेदा हुआ ही लड़की पैदा होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। तो ऐसा भारतीय वाले ने भी कहा कि पूरी तरह लैमार्कवाद गलत है। विजमैन ने यह सबसे पहले सिद्ध किया। इन्होंने 21 पीढ़ी के चूहों के पूंछ को काट दिया था, और काटने के बाद भी जो 22वां चूहा पैदा हुआ ना उसका भी पूंछ था। तो इसी प्रकार से लैमार्कवाद पूरी तरह गलत हो गया। लेकिन स्टडी तो करना ही है। फिलॉसफिक जूलॉजिका का इन्होंने सिद्धांत दिया
जिसमें उपार्जित अंग के बारे में इन्होंने बताया था, जिससे जिराफ की गर्दन लंबी क्यों है ऐसा बताया गया, और सांपों के पैर होते हैं ऐसा सबसे पहले लैमार्क ने ही बताया। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जीवों के विकास में अगले जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनका नाम है चार्ल्स डार्विन। डार्विनवाद आप जानते होंगे, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन इन्होंने विकासवाद का सिद्धांत दिया। विकासवाद का सिद्धांत, विकासवाद का सिद्धांत जब इन्होंने दिया तो इन्होंने एक किताब भी लिखी थी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में चार्ल्स डार्विन ने बताया कि लैमार्कवाद तो पूरी तरह गलत ही है। इन्होंने अपने भाषा में कहा कि कोई भी जीव, चाहे पादप हो या जंतु हो, वो नेचुरल सिलेक्शन करते हैं। क्या करते हैं? नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब कि प्रकृति के हिसाब से चुनाव करते हैं, जिसे आप एडॉप्शन भी कह सकते हैं। एडॉप्शन। नेचुरल सिलेक्शन में इन्होंने बताया कि कोई भी जीव जिस प्रकार के वातावरण में रहता है उसी प्रकार के उसके अंग भी विकसित होते हैं। ये बताया गया विकासवाद के सिद्धांत में। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इनकी बुक है, किसकी? चार्ल्स डार्विन साहब की। इन्होंने सिंपल शब्दों में कहा कि कोई भी जीव जिस प्रकार के नेचर में रहता है उसी प्रकार से उसके अंग भी विकसित होते हैं। नेचुरल सिलेक्शन का नियम इन्होंने दिया चार्ल्स डार्विन साहब ने। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे जो ध्रुवीय प्रदेशों में होते हैं, जो बर्फीली जगहों पर जानवर होते हैं, जैसे पोलर बियर वगैरह हैं, तो उनके बाल खूब बड़े बड़े होंगे, स्किन खूब मोटी मोटी होगी ताकि उनको ठंडक ना लगे। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले मनुष्य जानते हो कि बहुत छोटे छोटे होते हैं, उनको पहाड़ चढ़ना है, बहुत लंबे लंबे गिरे होंगे तो हड़ाए गिर जाएंगे, चौटा जाएंगे, ये दिक्कत आ जाएगी। पहाड़ी क्षेत्रों को देखते हो कि आँख ऐसे चपटी रहती है। जो ज़्यादा मरुस्थलीय क्षेत्रों में लोग रहते हैं वो काले होते हैं, क्योंकि गोरे लोग ज़्यादा गर्मी सह नहीं पाएंगे। अब वेस्ट इंडीज लोगों को देख लीजिए, श्रीलंका वालों को देख लीजिए, वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, इसलिए वहाँ के लोग धीरे 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 काले हो रहे हैं, खूब काले हो रहे हैं, एकदम भुजंग हो जाते हैं। क्या करेंगे? ताकि मतलब गोरे लोग गर्मी उतना नहीं सह पाएंगे ना। तो ये नेचुरल सिलेक्शन का जो सिद्धांत था चार्ल्स डार्विन का, कहीं ना कहीं ये मतलब कि ज़्यादातर लोगों ने इन्हें सत्य मान लिया। और सत्य मतलब था भी, ऐसी बात नहीं कि नहीं सत्य है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो जीव होते हैं वो अपने वातावरण के हिसाब से ही अपने अंग विकसित करते हैं। तो इस प्रकार बताया गया कि जो जिराफ है, जिराफ की मतलब कि ये हॉबी हो गई थी या आदत सी हो गई थी कि वो वृक्षों को, उसके पत्तों को नोच नोच के खाता था। वृक्ष को ऐसे ऊपर चढ़ चढ़ के ऐसे नोच नोच के खाता था। उसके आने वाली पीढ़ी भी ये बात जानती थी कि हमें नोच नोच के खाना है, इसीलिए उसका गर्दन लंबा हो गया। तो आप ये सोच रहे होंगे कि अगर वातावरण के हिसाब से है तो मनुष्य भी है कई करोड़ों साल पहले से ही तकिया लेके सोता है। जानते हैं कि नहीं? तकिया लेके। तो इस हिसाब से नेचुरल सिलेक्शन के हिसाब से तो इतना बड़ा यहाँ स्किन का लोथड़ा हो जाना चाहिए था। अरे भाई 2-4 किलो चमड़ा यहाँ भी हो जाना चाहिए था ताकि आराम से सोए। तो कहने का मतलब ऐसा नहीं है। चार्ल्स डार्विन के हिसाब से सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन है, प्रकृति से चुनाव है, जो उसे प्रकृति में रहने के लिए सर्वाइवल करती है, जो रहने के लिए योग्य बनाती है। आदत संबंधी नहीं, प्रयोग संबंधी नहीं, वातावरण संबंधी, प्रयोग संबंधी नहीं। प्रयोग संबंधी अगर होता तो लोग तकिया लेके सोते हैं कि नहीं सोते हैं? अब तक कई करोड़ों साल हो गए लोग तकिया लेकर सोते हैं, तब तक 2-4 किलो स्किन आके यहाँ लटक जाना चाहिए था, जिसे तकिया नहीं लगाना पड़ता। तो प्रयोग संबंधी नहीं, आदत संबंधी नहीं समझेंगे। विकासवाद का सिद्धांत ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है नेचुरल सिलेक्शन है, प्रकृति के हिसाब से है। प्रकृति एनवायरनमेंट में रहने के लिए सर्वाइवल जो हो उसी हिसाब से अंग विकसित होते हैं। ये विकासवाद का सिद्धांत था। लगभग सही था विकासवाद का सिद्धांत। आगे हम चलते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है ह्यूगो डी ब्रीज का सिद्धांत। ह्यूगो डी ब्रीज का सिद्धांत। ह्यूगो डी ब्रीज साहब जो थे, ह्यूगो डी ब्रीज, आधा है ह्यूगो डी ब्रीज। ह्यूगो डी ब्रीज ने क्या बताया? इन्होंने दिया म्यूटेशन का सिद्धांत, जो अभी तक सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इन्होंने म्यूटेशन का सिद्धांत दिया। म्यूटेशन
म्यूटेशन का मतलब उत्परिवर्तनवाद। उत्परिवर्तनवाद का मतलब आप समझेंगे, उत्परिवर्तनवाद का मतलब कि धीरे धीरे अस्थायी परिवर्तन होना, धीरे धीरे अस्थायी परिवर्तन होना। ध्यान दीजिएगा, ह्यूगो डी ब्रिज ने म्यूटेशन का सिद्धांत दिया। उत्परिवर्तनवाद में आप ये समझ सकते हैं कि पहले के जो, अभी देख लिया जाए आज से 1000 साल 1500 साल पहले की बात बता दें, महाराणा प्रताप, उनकी तलवार देखेंगे कितनी बड़ी थी। पहले के लोग 12 फीट 15 फीट के होते थे। तो धीरे 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 आदमी का उत्परिवर्तन हुआ। उत्परिवर्तन होने का मतलब कि आदमी छोटा होने लगा, उस हिसाब से अपना काम करने लगा। ये अस्थायी परिवर्तन होने लगे धीरे धीरे। सिंपल भाषा में अगर हम आप कहें कि खान सर जीएस वाले हैं, जानते ही होंगे, जो खान सर जीएस वाले हैं बिहार वाले, मेरे हिसाब से भी उनकी शादी नहीं हुई है। अगर मान लीजिए उनकी शादी हो गई और उनकी वाइफ कुछ उल्टा पल्टा खा ली प्रेग्नेंट होते समय, प्रेगनेंसी के दौरान, भाई 9 महीने का पीरियड होता है, तो उसके दौरान कुछ उल्टा पल्टा खा ली, और खान सर का जो लड़का पैदा हुआ, मान लीजिए उड़ रहा है, उड़ने वाला हो गया, और जब उड़ने वाला हो गया तो फिर अगली बार कहेंगे हे कुछ उल्टा पल्टा तू मत खाना, नहीं तो फिर उड़ने वाला लड़का पैदा हो जाएगा। और जो उड़ने वाला लड़का पंख जोने हो गया है, उसको हटाएंगे तो नहीं पालेंगे उसे भी, तो अगला जो लड़का होगा उसे कहेंगे ठीक ठाक अब की बार खान पान रखना अपना, नहीं तो फिर उड़ने वाला पता चला अब की रेंगने वाला पैदा हो जाएगा। मतलब कुछ साइड इफेक्ट हो जाएगा, इनबैलेंस्ड अगर हो गया तो मान लीजिए खान सर का जो लड़का है वो उड़ने वाला पैदा हो गया, तो धीरे 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 मान लीजिए उसकी शादी हुई और उसका भी लड़के का उड़ना होला, यानी कि पंख होना लाजमी है, चांसेस ज़्यादा है। मान लीजिए उसके भी लड़के का पंख हो गया, तो धीरे 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 ऐसे मतलब कि कई हजारों साल बाद एक उसका एक समुदाय हो जाएगा कि ये तो उड़ने वाले परिवार से हैं। अरे इसके पूर्वज कौन है? इसके पूर्वज खान सर हैं, खान सर का लड़का था, वो फलाने पर ढमाके ऐसे बनते चले गए। ऐसे ही आप सिंपल भाषा में समझ लीजिए, फिलहाल बुरा मत मानिएगा, खान सर बहुत अच्छे हैं, उन्हीं से तो हम सीख रहे हैं। ऐसे ही सिंपल यदि आप मान लीजिए कि पहले के जो चिंपांजी थे, हमारे पूर्वज कौन थे? बानर थे यार, हमारे पूर्वज बंदर थे, ये तो सभी जानते हैं। अरे कई हजारों वर्ष पहले की बात बता रहे हैं, पहले चिंपांजी थे, तो चिंपांजी में कोनो साइड इफेक्ट हुआ, साइड इफेक्ट हो गया, बस वो सीधा चलने लगा, और उसमें भी कोनो साइड इफेक्ट हो गया, बस बुद्धिमान हो गया, धीरे धीरे मनुष्य बन गया। और जो साइड इफेक्टेड नहीं है, जो चिंपांजी का साइड इफेक्ट नहीं हुआ, तो अभी वो चिंपांजी हैं, मतलब वो वंश भी अभी पर्याप्त है मौजूद। तो ये उत्परिवर्तनवाद है। उत्परिवर्तन का मतलब कुछ साइड इफेक्ट हो जाए या प्रकृति से कोई प्रभाव पड़ जाए और परिवर्तन आ जाए, ऐसा परिवर्तन जो अस्थायी परिवर्तन हो। जैसे मनुष्य पहले क्या थे? चिंपांजी थे, धीरे धीरे कुछ साइड इफेक्ट हुआ, कुछ उत्परिवर्तन हो गया, और उत्परिवर्तन जब हो गया तो आप समझ सकते हैं कि लक्षण बदल गया, लक्षण बदल गया, सीधा चलने लगा, 2 पैर पे चलने लगा, और उसका जो लड़का हुआ वो और डिफेक्टिव हो गया, 2 पैर में चलने के साथ दौड़ना सीख लिया, बोलना सीख लिया, आग जलाना सीख लिया, और धीरे 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 मनुष्य बन गया, आज वीडियो बनाना सीख लिया। तो समझ में आ रहा है, ये आपका है जेनेटिक्स है। ये जेनेटिक्स में आप ध्यान रखेंगे, ह्यूगो डी ब्रिज ने जो उत्परिवर्तनवाद दिया, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम आपको बताते हैं जो आप नोट कर सकते हैं। पहली चीज, आनुवांशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। दूसरा, आधुनिक आनुवांशिकी के जनक, आधुनिक आनुवंशिकी के जनक, आधुनिक आनुवंशिकी के जो जनक हैं वो टी.एच. मॉर्गन है, आपको याद रखना है, टी.एच. मॉर्गन, ये जरूर आप याद रखेंगे, टी.एच. मॉर्गन, ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा आनुवंशिकी के जनक, तो ग्रेगर जॉन मेंडल। कितने पादप पे परीक्षण किया? 14 पादप पर। कितने प्रकार के थे? 7 प्रजाति का। कैसी मटर लिए? बगानी मटर, मीठी मटर। लेकिन आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहेंगे तो टी.एच. मॉर्गन। उसके बाद कृत्रिम जीन, कृत्रिम जीन, जीन जानते होंगे। ह्यूगो डी ब्रिज उत्परिवर्तनवाद मिटाते हैं, थोड़ा सा उत्परिवर्तन हम कर देते हैं। ह्यूगो डी ब्रिज को भी जाने दीजिए। म्यूटेशन, उत्परिवर्तनवाद मतलब धीरे धीरे अस्थायी परिवर्तन, आपने देखा। तो कृत्रिम जीन जो है, इसका सबसे पहले लैब में निर्माण अपने डॉक्टर साहब, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इंडियन थे भाई साहब, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इन्होंने सबसे पहले प्रयोगशाला में कृत्रिम जीन का निर्माण करवाया।
कृत्रिम जीन का मतलब ये होता है कि जब ध्यान दे सकते हैं, जैसे पादप का अगर हम कोई एग्जाम्पल ले लें, पहले करेली होती थी, अब हरा है करेला होने लगा, बड़ा बड़ा लंबा लंबा। तो हुआ कि जब करेली होती थी बहुत छोटी छोटी होती थी, तो उसमें देखा गया कि इसमें कौन सा जीन ऐसा है जो इसकी वृद्धि को रोकता है। उस जीन को निकाल के बाहर कर दिए और लौकी पे स्टडी किया गया कि इसमें कौन सा जीन है जो इसे इतना लंबा कर देता है। तो उसमें से देखें कि कौन सा जीन इसे लंबा करता है, उसको निकाल के करेली वाले में डाल दिए, तो करेली भी अब करेला होने लगा। आप सुने होंगे कि कुछ बैगन होते हैं, रात में इंजेक्शन लगा दो तो सुबह इतना बड़ा बड़ा हो जाएगा। कैसे हो जाता है? वो कृत्रिम जीन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कृत्रिम जीन में आपका ये आता है, सबसे पहले इसका जो प्रयोगशाला में निर्माण किया डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जीएम का मतलब जीन मोडिफाइड, जीन मोडिफाइड का मतलब कृत्रिम जीन का निर्माण। कृत्रिम जीन का मतलब जो उनका आनुवांशिक पदार्थ जीन पुराना वाला है उसे और विकसित कर देना, उसे और विकसित कर देना, जैसे करेला हो गया। उसके बाद भी आप देखे होंगे जो सफेद वाली मुर्गी होती है, अपने खान सर तो बता रहे थे सीबस्सी वाली मुर्गियां, लेकिन मुर्गियां पढ़ने नहीं जाती हैं। जो सफेद वाली पोल्ट्री फार्म वाली मुर्गियां होती हैं, वो जो सफेद वाला अंडा होता है वो कृत्रिम जीन के माध्यम से बनी है, उनसे बच्चा या चूजे नहीं निकल सकते। जो मार्केट में आ रहा है आपका, जो अंडे बिक रहे हैं, बराबर खाते हैं आप लोग, जो सफेद वाला अंडा मतलब सफेद मुर्गियों से पोल्ट्री फार्म से आ रहा है, उन अंडों से चूजे नहीं निकल सकते। आप उसे खाइए और चाहे ना खाइए कोई पाप नहीं। अरे भाई खाएंगे तभी ठीक है, नहीं खाएंगे तब भी उसे चूजे थोड़ी ना निकलेंगे, तो आप उसे खा पी पचा सकते हैं, दिक्कत नहीं है। तो ये कृत्रिम जीन का सबसे पहले लैब में प्रयोग या संश्लेषण है अपने डॉक्टर हरगोविंद खुराना, भारतीय थे, बहुत अच्छे वैज्ञानिक थे। इन्होंने जीएम कर दिया, मतलब कि जेनेटिक मोडिफाई। जेनेटिक मोडिफाई का मतलब कि जीन को और अधिक संश्लेषित कर दिए। आपने सुना होगा हाइब्रिड धान गेहूं आता, हाइब्रिड धान गेहूं आता तो पैदावार अच्छी होती है, लेकिन दोबारा उसे बोने लायक नहीं है वो। भाई कोई जबरदस्ती बोते तो अलग बात है, लेकिन हाइब्रिड वाली जो फसलें होती हैं उसे दोबारा नहीं उगाई जाती, क्योंकि वो जो कृत्रिम जीन का प्रयोग किया गया है ना, बस एक ही पीढ़ी तक पर्याप्त है। कृत्रिम जीन, ध्यान देंगे क्या, जैसे आप लोग देखे होंगे गाँव में पशु डॉक्टर होते हैं। पशु डॉक्टर जो होते हैं अपने बाइक या साइकिल पर एक गोल सा सिलेंडर लिए रहते हैं, वो कृत्रिम जीन है। सांड का या भैंसे का कृत्रिम जीन होता है जो द्रवीकृत नाइट्रोजन में रखा जाता है, ध्यान रखिएगा, द्रवित नाइट्रोजन में। जब उसे खोलते होंगे सिलेंडर को तो ऐसे भाप निकलता हो, वो द्रवित नाइट्रोजन है। ध्यान दीजिएगा बॉयज, बहुत बेहतरीन टॉपिक है। कृत्रिम जीन यही आपका है, जिस प्रकार से अब आने वाली पीढ़ी में उस जीन को और मॉडिफाई कर देते हैं ताकि ज़्यादा विकसित पैदा हो। तो ये आपका हो गया अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल, आधुनिक अनुवांशिकी के जनक टी.एच. मॉर्गन, और कृत्रिम जीन का निर्माण जो सबसे पहले प्रयोगशाला में किया डॉक्टर हरगोविंद खुराना। बाद में पता ये चला, सब लोग यूं ही चिल्ला रहे हैं कि ये जेनेटिक मतलब कि डीएनए है या इसका वहाँ कुछ और है, क्रोमोसोम्स है। बाद में आया वाटसन ने बताया कि ये जो हेरिडिटी मतलब कि जेनेटिक्स है, ये जो वंशागत लक्षण को ले जाने वाला वाहक है वो जेनेटिक्स है। ध्यान रखना क्या है, जेनेटिक्स। अर्थात जेनेटिक्स का सबसे पहले प्रयोग वाटसन ने किया, खोज भी आप कह सकते हैं। जेनेटिक्स की खोज वाटसन ने की, ध्यान रखिएगा, जेनेटिक्स की खोज वाटसन ने की। आधुनिक आनुवांशिकी के जनक टी.एच. मॉर्गन, याद रखिएगा। उसके बाद एक गैमेट शुद्धता है, ध्यान दीजिएगा, गैमेट शुद्धता। गैमेट जानते होंगे, गैमेट आप पढ़े होंगे। गैमेट शुद्धता का जो नियम है मेंडल साहब ने दिया। ये गैमेट क्या होता है, पुरुषों में स्पर्म होता है शुद्ध गैमेट, स्त्रियों में अंडाणु होता है। ये गैमेट मिलकर जाइगोट बनाते हैं, आप पढ़े होंगे। गैमेट शुद्धता ये भी मेंडल साहब ने नियम दिया, ये भी नियम मेंडल साहब ने दिया। तो आधुनिक अनुवांशिकी के जनक टी.एच. मॉर्गन, गैमेट शुद्धता मेंडल साहब, जेनेटिक्स का सबसे पहले प्रयोग वाटसन ने किया, कृत्रिम जीन डॉक्टर हरगोविंद खुराना। लेकिन अगर आपसे पूछ लेगा कि जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, जीन शब्द का, ध्यान दीजिएगा, जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जोहानसन ने किया। जोहानसन, जीन जोहानसन, जीन जोहानसन। जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, जोहानसन। जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग जोहानसन। थोड़ा इरेज करके हम आपको रिविजन करवा दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, कहीं जाइएगा मत, बने रहिएगा। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन कि आनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल, आनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल, आधुनिक आनुवांशिकी के जनक, आधुनिक आनुवांशिकी के जनक
टी.एच. मॉर्गन। जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग जोहानसन। जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग जोहानसन। कृत्रिम जीन का सबसे पहले प्रयोगशाला में संश्लेषण किसने किया? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। जेनेटिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? वाटसन। जेनेटिक्स ये शब्द का प्रयोग जब वाटसन ने किया तो वाटसन ने बता दिया है तुम लोग डीएनए और गुणसूत्र ये सब क्या किए हो, ये जो आपका अनुवांशिक वाहक अनुवांशिक पदार्थ है ये जेनेटिक्स है। ये सबसे पहले किसने बताया? वाटसन ने बताया। चलिए, हार्मोन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? हार्मोन शब्द का, हार्मोन्स कह सकते हैं आप। हार्मोन शब्द का प्रयोग वेलिस स्टर्लिंग याद रखेंगे आप। हार्मोन जो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, जो अंतःस्त्रावी ग्रंथियों से निकल गए हार्मोन है और जो बाह्यस्त्रावी ग्रंथियों से निकल गए वो एंजाइम है। ध्यान दीजिएगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये हार्मोन्स है, ध्यान दीजिएगा। हार्मोन शब्द का प्रयोग सबसे पहले वेलिस स्टर्लिंग ने किया। उसके बाद आप ध्यान रखेंगे वन जीन वन एंजाइम का नियम किसने दिया? ये दिया बैडल टैटम ने ये नियम दिया। इसमें बताया गया कि एक जीन के पास जो एक ही प्रकार के एंजाइम होते हैं और अन्य जीन के पास वो एंजाइम नहीं अलग होगा। कहने का मतलब एक जीन में एक प्रकार का एंजाइम पाया जाता है जो यूनिक है, मतलब कि जितने एंजाइम होंगे उतने प्रकार के जीन भी होंगे, ध्यान रखिएगा। तो हार्मोन शब्द का प्रयोग वेलिस स्टर्लिंग ने और वन जीन वन एंजाइम का नियम किसने दिया? वेडल टैटम ने। अब आप कमेंट करेंगे कि आधुनिक आनुवांशिकी का जनक कौन है? फटाफट कमेंट किएंगे स्टूडेंट, फटाफट कमेंट करके जरूर जाएंगे। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो आप कमेंट करेंगे कि आधुनिक आनुवांशिकी का जनक कौन है, आपको ध्यान रखना। बाकी आपका ये ध्यान रखिएगा, हार्मोन शब्द का प्रयोग सबसे पहले वेलिस स्टर्लिंग ने किया, वन जीन और वन एंजाइम का नियम वेडल टैटम ने दिया। चलिए अपने वीडियो को हम समाप्त करते हैं। उम्मीद है जेनेटिक्स में आपको कुछ समझ में आएगा। जेनेटिक्स पार्ट 2 भी हम लेके आएंगे। यदि आपको अच्छा लगा, यदि हमारे क्वेश्चन का आप जवाब देंगे तो हम पक्का दूसरा वीडियो लेके आएंगे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कौन सा है? आधुनिक आनुवांशिकी के जनक कौन है दोस्तों?